जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। काइंडली एक दफ़ा मुझे बताइएगा। एग्जाम फोकस्ड रिवीजन सेशन में हम लोगों ने डाटा और सिस्टम कवर कर लिया था फिजिकली। हमारा रिस्क का पोर्शन रह गया था, रह नहीं गया था बेसिकली। जो रिस्क का पोर्शन है वो सिस्टम्स को हम लोगों ने, जहाँ पे एक दिन में दो चैप्टर्स करने थे वहाँ पे एक चैप्टर किया, जिसकी वजह से रिस्क में अब मजीद दो दिन ऐड हो गए। तो आज हम लोगों ने रिस्क के दो चैप्टर्स के ऊपर बात करनी है। पहला चैप्टर उनमें से आपकी स्क्रीन पे है। जी जी, जूम के ऊपर ही तीन क्लासेस होंगी, जिसमें दो रिस्क की होंगी और एक होगी ऑन एनेक्शियस। ठीक है। तो ये जितने भी अब दो तीन क्लासेस हैं वो सारी की सारी जूम पे ही होंगी इंशाल्लाह ताला, जो कि आपके कोर्स का यानी कि आपके एग्जाम का कोई 20 से 30% सिलेबस बन जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसकी डिस्कशन। चलें जी, टॉपिक है हमारे पास आईटी जनरल कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। टॉपिक कौन सा है? आईटी जनरल कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। अब आप लोग इतने बड़े तो हो गए हैं कि आप लोगों को रिस्क का और कंट्रोल का मतलब पता होना चाहिए। हाँ जी, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? रिस्क होता क्या है? रिस्क क्या चीज है? क्या है रिस्क? क्या, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रिस्क? रिस्क मीन्स चांस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। याद रखिएगा। रिस्क रिस्क क्यों है? क्योंकि ये अभी फ्यूचर में हो सकता है। ये फ्यूचर में हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि ये हो चुका है। अगर वो हो गया है तो फिर वो आपका नुकसान है, फिर वो आपका रिस्क नहीं है। ठीक है। तो रिस्क रिस्क क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है। फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम इसको रिस्क के नाम से पुकारते हैं। इसलिए हम इसको रिस्क के नाम से पुकारते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई कि जनाब रिस्क क्या है। दूसरा मुझे ये बताइए, कंट्रोल्स किसे कहते हैं? आप लोग कंट्रोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट यू मीन बाय द टर्म कंट्रोल्स? क्या है कंट्रोल? रिस्क तो मुझे आपने बता दिया, कंट्रोल्स की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी। उस रिस्क को कम करने के लिए, उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए, उस रिस्क को दबाने के लिए, उस रिस्क को ओवर पावर करने के लिए, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम जो पॉलिसीज लगाते हैं, जो प्रोसीजर्स लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्स। उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल्स। उसको हम क्या कहते हैं जनाब? उसको हम कंट्रोल्स कहते हैं। उसको हम कंट्रोल्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आज का चैप्टर है, इट इज बेसिकली आईटी जनरल कंट्रोल्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे जनाब चैप्टर का नाम है आईटी जनरल कंट्रोल्स। आईटी जनरल कंट्रोल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों ने आईटी से रिलेटेड कंट्रोल्स को समझना है। हमने आईटी से रिलेटेड कंट्रोल्स के ऊपर बात करनी है, कंट्रोल्स को समझना है। सर मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से बता दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना आए, जैसे हम लोग अपनी क्लासेस को करते आए हैं। बिल्कुल कोशिश होगी कि मैं इसको वैसे ही लेके चलूं। सर बस मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको ज्यादा मसला ना आए।
नहीं नहीं, आज नेक्सस नहीं मेरे भाई, क्या हो गया? अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, लेट्स अज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देर इज अ स्कूल। अज्यूम करें कि एक स्कूल है, और जरा मुझे बताइए, कोई भी स्कूल हो या कोई भी कॉलेज हो, तो उसमें इदारे ने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए होते हैं? कोई भी स्कूल हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी सिस्टम हो, तो इदारे के कौन कौन से कंट्रोल्स वहां पे लगे होते हैं? जरा एक एक करके मुझे बताएं। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, स्कूल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, अटेंडेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है जी, डाटा इनक्रिप्टेड होगा, बिजली चली जाए तो जनरेटर का बैकअप होता है, कैमरे लगे होते हैं, इंतजामिया ने काफी ज्यादा डिसिप्लिन क्रिएट किया होता है, सीसीटीवी है, रूल्स लगे हुए हैं। मगर क्या ये सारी चीजें एक क्लास के लिए हैं? क्या ये सारी चीजें एक सिंगल क्लास के लिए हैं? नहीं, ये एक सिंगल क्लास के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे निजाम के लिए है, ये पूरे के पूरे स्कूल के लिए, ये पूरे के पूरे निजाम के लिए है, पूरे के पूरे स्कूल के लिए हैं जनाब। इसी तरह जब हम लोग ऐसे कंट्रोल्स लगाते हैं जो कि आईटी स्पेसिफिक हैं, मगर पूरे कंट्रोल सिस्टम पे छा जाते हैं, पूरे सिस्टम पे छा जाते हैं, इसको मैं कहता हूं आईटी जनरल कंट्रोल। आईटीजीसी में जो जी का वर्ड है, दैट बिलोंग्स टू जनरल, दैट बिलोंग्स टू जनरल। फिर एक होता है स्पेसिफिक कंट्रोल, जिसको हम लोग प्यार से एप्लीकेशन कंट्रोल भी बोलते हैं। एक जनरल कंट्रोल होता है और एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। आप में से मुझे कोई एक सिंगल एग्जांपल के थ्रू दोनों को डिफरेंशिएट करके बता सकता है कि जनरल कंट्रोल में और एप्लीकेशन कंट्रोल में, एक मिसाल से मुझे फर्क करके बताएं जरा, दोनों में क्या फर्क है? आईटी जनरल कंट्रोल और आईटी स्पेसिफिक कंट्रोल या एप्लीकेशन कंट्रोल, कोई एक मिसाल ज़हन में आती? गेट के ऊपर बैठा सिक्योरिटी गार्ड जनरल कंट्रोल है। गेट के ऊपर बैठा सिक्योरिटी गार्ड पूरे स्कूल को गार्ड कर रहा है ना, जनरल कंट्रोल है। हर इंडिविजुअल दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ टीए जिसके हाथ में अटेंडेंस की स्लिप है, और वो देख रहा है उस स्लिप से कि भाई कौन सा बच्चा एनरोल्ड है और कौन सा बच्चा एनरोल नहीं है, ये उस क्लास के लिए, उस स्पेसिफिक कमरे के लिए क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल। आपके मोबाइल में लगा हुआ ओवरऑल पासवर्ड जनरल कंट्रोल है, बट उस ओवरऑल पासवर्ड को जब आप एंटर करके मोबाइल में एंटर होते हैं, और जब आपने व्हाट्सएप पे एक अलग से पासवर्ड लगाया हुआ है, तो सर वो वाला पासवर्ड क्या कहलाएगा? वो वाला पासवर्ड क्या कहलाएगा? वो वाला पासवर्ड कहलाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल। वो वाला पासवर्ड क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन कंट्रोल। तो याद रखिएगा, पूरे आईटी सिस्टम पे जो कंट्रोल्स अप्लाई होते हैं वो कहलाते हैं जनरल कंट्रोल्स। और अगर आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे सेल्स के लिए अलग कंट्रोल्स हो, परचेजेस के लिए अलग कंट्रोल्स हो, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग से कंट्रोल्स हो, तो इनको मैं क्या नाम दूंगा? इनको मैं नाम देता हूं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इनको मैं नाम देता हूं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। सर यहां तक दोनों का फर्क समझ आता है आप लोगों को? मुझे बताइएगा, यहां तक डिफरेंस क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली बात जो किताब करती है, किताब ये करती है कि जनाब आईटीजीसी का मेन पर्पस क्या है? आईटीजीसी का मेन पर्पस क्या है? तो सर प्राइमरी पर्पस है इसका टू मैनेज रिस्क बाय सेफ गार्डिंग टेक्नोलॉजी एसेट्स। ठीक है, रिस्क को कंट्रोल करना, सिस्टम्स को सिक्योर करना, डेटा को सेफ रखना और बिजनेस को स्मूथली चलाना। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा भी भाई बताएं आईटीजीसी का या आईटी जनरल कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है, तो आपने चार बातें लिखनी है। पहली बात, रिस्क को काबू करना, रिस्क कंट्रोल करना। दूसरी चीज, सिस्टम को सिक्योर रखना। दूसरी चीज क्या है? सिस्टम को सिक्योर रखना। तीसरा पॉइंट क्या है? डाटा को सेफ रखना। और चौथा पॉइंट है बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना, बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना। तो आईटीजीसी का मेन पर्पस क्या है? रिस्क को काबू करना, सिस्टम को सिक्योर रखना, डाटा को सेफ रखना और बिजनेस को स्मूथ तरीके से ऑपरेट करना।
सर आईटीजीसी क्या प्रोटेक्ट करते हैं? आईटीजीसी में हम लोग किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? नंबर वन, हम प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड लॉगिन ना हो सके, किसी भी तरीके से डाटा चोरी ना हो, डाटा लीक ना हो, डाटा ब्रीच ना हो सके, सिस्टम हमारे क्रैश ना हो, सिस्टम हमारा डाउन टाइम का शिकार ना हो जाए, और जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वो रिलायबल हो, ताकि हम उन रिकॉर्ड्स को यूज करके फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर सकें। हम उन रिकॉर्ड्स को यूज करके फ्यूचर में क्या कर सकें? डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्या कर सकें? डिसीजन मेकिंग कर सकें। मैं आपको एक शॉर्टकट लिखवाता हूं, लिखें CIA। एक वर्ड लिखें, CIA। C means confidentiality, I means integrity, and A means availability. Confidentiality, confidentiality, integrity और availability। सर व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? कि डाटा को चोरी होने से, डाटा को अनऑथराइज्ड लोगों से पहुंचने के लिए उसको बचा देना, कि वो अनऑथराइज्ड लोग उसको एक्सेस ना हासिल कर लें। इंटेग्रिटी, कि आपकी परमिशन के बिना डाटा में कोई रद्द-बदल नहीं किया जाएगा। अवेलेबिलिटी, जब आप डाटा को हासिल करना चाहें तब आप डाटा को हासिल कर सकते हैं, डाटा हर वक्त आपके लिए हाजिर होगा, सिस्टम डाउन टाइम का शिकार नहीं होगा। सर ये पहला पैराग्राफ समझ आता है दोस्तों को? जी, दोस्तों को पहला पैराग्राफ क्लियर होता है कि आईटीजीसी क्या है? हम लोगों ने जितनी बेसिक बातें थी वो इसमें कवर कर ली हैं। अच्छा जी, आगे की ऑब्जेक्टिव्स। अब मजे की बात है कि किताब कुछ बातों को रिपीट करने के लिए जा रही है। सर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वो इंश्योर करेगा डाटा इंटेग्रिटी को। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वो इंश्योर करेगा डाटा इंटेग्रिटी को। मुझे बताइए, डाटा अगर गलत हो, डाटा अगर गलत हो, डाटा अधूरा हो, डाटा जो है वो अ, उसमें छेड़खानी की गई हो, तो क्या मैं उससे सही डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा? हाँ कि ना? अगर डाटा खराब है, डाटे के अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, डाटा को छेड़ा जा चुका है, डाटा को मैनिपुलेट किया जा चुका है, इसका मतलब है कि डाटा एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अनऑथराइज नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब कि मैं उस डाटा को यूज करके सही से अपना फायदा, या उसको यूज करके मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, इस चीज को खत्म करने के लिए मुझे कौन से कंट्रोल लगाने चाहिए, जिससे मैं चाहता हूं कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा उस डाटा की एक्सेस हासिल ना करे। तो ऐसे कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए? सोचें। मुझे अनऑथराइज्ड यूज को रोकना है। सबसे प्यारा कंट्रोल है पासवर्ड लगा दें। दूसरा प्यारा कंट्रोल है फायरवॉल्स लगा दें। तीसरा प्यारा कंट्रोल है डाटा को एनक्रिप्ट कर दें। फिर डाटा वैलिडेशन चेक्स लगा दें। सिस्टम आपके लिए एक लॉग फाइल मेंटेन कर रहा हो, जिसको हम ऑडिट ट्रेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम आपके लिए एक लॉग फाइल मेंटेन कर रहा हो, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑडिट ट्रेल। आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं, बेहतरीन, कि जनाब अगर कोई गैर मुतलका शख्स सिस्टम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो फौरी तौर पे अलार्म बज जाए, डिटेक्ट कर ले। और अगर वो डिटेक्ट ना कर पाए, सिस्टम में एंटर हो जाए, तो दूसरा सिस्टम कौन सा होता है जिसको मैं यूज कर सकता हूं यहां पे? इंट्रूजन। दो होते हैं ना, एक होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? इंट्रूजन, नाम ले शाबाश, प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस। एक होता है आईडीएस और एक होता है आईपीएस। एक होता है आईडीएस जो कि डिटेक्ट करता है, और एक होता है आईपीएस जो कि प्रिवेंट करता है। फिर एक और चीज भी होती है सेम, वो एक अलग चीज है। तो सर अगर मुझे डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करना हो, भाई आप आईकैप में बैठे हुए सवाल आ जाए कि एक इदारा डाटा इंटेग्रिटी को ठीक करना चाहता है, बताइए उसके पास कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, तो क्या कौन कौन से 6 कंट्रोल्स बताएं कि जिससे आप डाटा की इंटेग्रिटी को बरकरार रख सकते हैं? कोई सी 6 बातें बता दें जल्दी से। पहला पासवर्ड्स, दूसरा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तीसरा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, चौथा इनक्रिप्शन, पांचवा डाटा वैलिडेशन, छठा
ऑडिट ट्रेल, सिस्टम लॉग। तो सर डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास ये सारे के सारे कंट्रोल्स मौजूद होने चाहिए। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आती है दोस्तों? अच्छा, अगली चीज, मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम हर वक्त अवेलेबल रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम में डाउन टाइम ना आए। मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम किसी भी टाइम पे बंद ना हो, जिससे मुझे रेपुटेशनल लॉस ना आए, फाइनेंशियल लॉस ना आए। तो एक इदारे को ये चीज हासिल करने के लिए कौन से कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, जिससे वो सिस्टम की अवेलेबिलिटी को हर वक्त इंश्योर कर सकता है? एग्जैक्टली exactly। सबसे पहले तो उसका बैकअप लेके रखें। सबसे पहले उसका बैकअप लेके रखें। सबसे पहले उसका बैकअप लेके रखें। वेरी गुड। दूसरा मुझे बताइए, सेकंड पॉइंट बताइए कि अगर कोई खतरा आ जाए, अगर कोई आंधी तूफान बिजली आ जाए और मेरा सर्वर खराब हो जाए, गिर जाए, तबाह हो जाए, तो मेरे पास उसको रिकवर करने के लिए डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स या डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। मेरे पास डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स या डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, इंसिडेंस रिस्पॉन्स। इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप वाकया होने के बाद एक्टिव होते हैं कि यार ओहो, अब तो नुकसान हो गया है, अब हमने इस नुकसान को नेक्स्ट टाइम होने से दोबारा बचाना है। तो हम पहले रिस्पॉन्स नहीं करते, हम इंसिडेंट का वेट करते हैं कि पहले गलत काम हो और फिर हम उसके ऊपर काम करें। तो हम प्रोएक्टिव नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज, बैकअप हो गया, डीआरपी हो गया। तीसरी चीज, मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम डाउन टाइम का शिकार ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम हर वक्त अवेलेबल रहे। उसके लिए मुझे मजीद क्या करना है? उसके लिए मुझे मजीद क्या करना है? उसके लिए मुझे मजीद क्या करना है? मुझे रेगुलर उसकी मेंटेनेंस करवानी है। मुझे उसकी रेगुलर क्या करवानी है? सिस्टम को मेंटेन रखना है। जैसे गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस होती है ना, जिससे गाड़ी एकदम से बंद नहीं होती, तो इसी तरह आपको अपने सर्वर की भी रेगुलर सफाई करवानी है, उसको मेंटेन रखना है, ताकि आपका सिस्टम, आपका सर्वर किसी भी टाइम पे खराब ना हो। आपका सर्वर, आपका सिस्टम किसी भी टाइम पे खराब ना हो। सर मैं चाहता हूं कि डाटा कॉन्फिडेंशियल रहे। मैं चाहता हूं कि डाटा लीक ना हो। मैं चाहता हूं कि डाटा ब्रीच ना हो। मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करे। तो आप मुझे बताइए, मुझे कौन से कंट्रोल लगाने चाहिए? मुझे कौन से कंट्रोल लगाने चाहिए इस मामले के ऊपर, जिससे मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा लीक ना हो, ब्रीच ना हो? सर सेम वही कंट्रोल्स हैं जो कि डाटा इंटेग्रिटी के लिए आपने लगाए हैं। बिल्कुल सेम वही कंट्रोल्स हैं जो कि डाटा इंटेग्रिटी के लिए आपने लगाए हैं। हाँ, इसमें एनक्रिप्शन को ऐड किया जा सकता है, इसमें एमएफए को ऐड कर सकते हैं। सर एमएफए क्या होता है? एमएफए किसे कहते हैं? एमएफए मींस मल्टी फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन। एमएफए मींस मल्टी फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन। मुझे बताइए, कोई से दो, इस एमएफए के अंदर कोई से दो ऑथेंटिकेशन बता दें, उनका नाम ले दें। एक पासवर्ड हो गया, दूसरा ओटीपी। वेरी गुड। पासवर्ड के साथ ओटीपी या पिन आता है आपके पास। अच्छा, ये ओटीपी सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आता है या ये ईमेल पे भी आता है? क्या ईमेल पे भी आ सकता है ओटीपी? ओटीपी ईमेल पे भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर चौथी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है सपोर्ट कंप्लायंस। चौथी चीज है सपोर्ट कंप्लायंस। सर जब भी कंप्लायंस का वर्ड आए तो आपने याद रखना है कि कंप्लायंस का हमेशा मतलब होता है कि आप कानून की पासदारी करेंगे। जब भी वर्ड कंप्लायंस का आता है तो आपने हमेशा ये देखना है कि क्या आपसे कानून की पासदारी करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर काम हो रहा है तो क्या मैं लॉ एंड रेगुलेशन की पेनल्टी से बच सकता हूं? अगर काम शाम चल रहा है, बिल्कुल बच सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज को इंश्योर करूं कि ये लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूं? मैं कैसे इंश्योर करूं कि ये लोग रूल्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं, मेरे पास क्या तरीकेकार है?
मैं उसका ऑडिट करवाऊंगा। मैं उन रूल्स का ऑडिट करवाऊंगा और देखूंगा कि ये इदारा ठीक से परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जा सकता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जा सकता है। अच्छा, जिस कानून के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं, उस कानून की तरफ से इनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस तो मिला होगा। तो मैं वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस को पकड़ के चेक कर सकता हूँ कि भाई क्या वाकई में ये लोग कानून को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहां तक मुझे बताइए, प्यारे बच्चों को सारी बात समझ आती? अच्छा सर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आईटीजीसी की? क्या क्या इंपॉर्टेंस है आईटीजीसी की? अब ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है। सर पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप कंट्रोल्स लगाते हैं तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेशन? एनीवन? मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज करना या जीरो कर देना? क्या मिटिगेशन का मतलब जीरो है? नहीं, मिटिगेशन का मतलब जीरो नहीं है। मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना। कहां तक? टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मिटिगेशन कहते हैं उसको दीवार से लगा देना, उसको कोशिश करना कि वो खत्म हो जाए, मगर खत्म अगर नहीं हो रहा तो उसको उतना कर दो जितना आपका एक्सेप्टेबल लेवल है। जितना आपका क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल है। जहां तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो। हम एक नॉर्मली वर्ड बोलते हैं, रिस्क एपेटाइट। एक वर्ड लिख लें, रिस्क एपेटाइट। एक वर्ड लिखें, रिस्क एपेटाइट। यानी कि जितना रिस्क बर्दाश्त करने की आपके पास ताकत है। जितना रिस्क बर्दाश्त करने की आपके पास ताकत है। तो ये रिस्क एपेटाइट मुझे बताइए, इदारा बढ़ाने की कोशिश करेगा कि कम करने की कोशिश करेगा? इदारे के लिए अच्छा क्या है? रिस्क एपेटाइट को बढ़ाए कि कम करे? कम करे। रिस्क एपेटाइट को हमेशा कम रखना चाहिए। रिस्क एपेटाइट को हमेशा क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। सर सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, मुझे ये बताइए, ये अकाउंटेबल कौन है इन तमाम काम के लिए? हु इज अकाउंटेबल? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट? यस, जिम्मेदार कौन है? इदारा खुद या मैनेजमेंट? अच्छा मुझे बताओ, अगर फाइनेंशियल डाटा ही ठीक ना हो तो क्या उसका ऑडिट ठीक से हो सकता? अगर फाइनेंशियल डाटा ही ठीक नहीं है तो क्या उसका ऑडिट ठीक से होगा? कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्ट्रांग करना है। हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्ट्रांग करना है। उसके लिए मुझे डाटा ज्यादा रिलायबल चाहिए कि कम रिलायबल चाहिए? ज्यादा रिलायबल चाहिए। सर ज्यादा रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मुझे कानून की पासदारी करनी है कि नहीं करनी? मुझे कानून की पासदारी करनी है। सर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी। सर मुझे बताइए, ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी क्या है? कि मेरा इदारा हर वक्त 24/7 चल रहा है और वो बंद होने के मूड में नहीं है। ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी क्या है? कि मेरा इदारा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 24/7 चल रहा है, और ये बंद होने का जो है वो उस निजाम में नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम हर वक्त ऑपरेशनल रहे। भाई अगर आपने एक बैंक को पेमेंट करनी है, आपने बिल भरना है, और सुबह लास्ट डेट है, तो अगर आप रात के 4 बजे भी बिल पे करने के लिए जाएं और आपको पता चले कि आपका बैंक का सर्वर डाउन है और बिल पे नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे जुर्माना पड़ जाएगा या मीटर कट सकता है, तो क्या नेक्स्ट डे आप बिल की टेंशन से आजाद होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे बिल की टेंशन से आजाद होने के बाद, पे करने के बाद, सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट बंद करवा लेंगे। क्योंकि जिस टाइम पे आपको वो अकाउंट चाहिए था, उस टाइम पे तो उस बैंक ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उस वक्त ऑपरेशनली कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त उनका सिस्टम डाउन टाइम का शिकार था।
उस टाइम उनका जो सिस्टम था वो क्या था, डाउन टाइम का शिकार था। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे इदारे हैं जहां पे हमें 24/7 रिलाय करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जनाब वो इदारा 24/7 चले, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, और अगर वो हमें टाइम पे सर्विस नहीं दे रहा तो मुझे ऐसे इदारे पे रहने का कोई दिल नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं, या अगर मेरा इदारा डाउन टाइम का शिकार है तो क्या मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा? क्या मुझे ऑपरेशनल लॉस होगा? क्या मेरा कस्टमर मेरे से दूर भाग जाएगा? एग्जैक्टली exactly. बात समझ आ रही? तो रेपुटेशनल लॉस भी होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, ऑपरेशनल लॉस भी होगा, गुडविल का लॉस भी होगा, बिल्कुल। सर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। तो अगर मेरा सिस्टम डाटा लीक कर रहा है, या मेरा सिस्टम डाउन टाइम का शिकार है, या मेरे सिस्टम में प्राइवेसी नहीं है, मेरा कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट करेगा? नहीं, मेरा कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्या मार्केट में मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी कि कम होगी? और अगर मार्केट में मेरे इदारे की रेपुटेशन कम है और दूसरे की ज्यादा है, तो कंपेटिटिव एडवांटेज किसको मिलेगा, मुझे कि उसको? कंपेटिटिव एडवांटेज कौन ले जाएगा? दूसरा बंदा ले जाएगा। दूसरा बंदा ले जाएगा। सर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अडाप्टेबिलिटी टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सर जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें एआई है, आईओटी है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारे नाम हम लोग सिस्टम्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। एआई भी पढ़ लिया है, क्वांटम भी पढ़ लिया है, आईओटी भी पढ़ लिया है। सर हर इदारे को आने वाले नए माहौल के साथ अपने आप को बदलना है, अपने आप को अमेंड करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतना ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप उसमें फिट हो जाएंगे और दूसरों से आगे निकल जाएंगे, आप जल्दी सीख पाएंगे। और जो आखिरी बात लिखी हुई वो क्या लिखी हुई है, रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि फाइंस वगैरह से बचें, अपने आप को डाटा प्राइवेसी में लेके आए, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स का जो है वो इस्तेमाल करें, फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें। हर इदारे के कुछ अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करें ताकि आप इस तरह के फाइन वगैरह से भी बच जाएं और आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए। आपको क्या मिल जाए, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए। सर की कंपोनेंट्स ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल। अब पहला की कंपोनेंट है यूजर ऑथेंटिकेशन। पहला कौन सा है, यूजर ऑथेंटिकेशन। सर हर यूजर सिस्टम में एंटर हो सकता है? क्या हर यूजर सिस्टम में एंटर हो सकता है? नहीं। जिसका सिस्टम है सिर्फ वही एंटर होगा, या जिसको उसने नॉमिनेट किया है वो एंटर हो सकता है। हर बंदे के पास हर सिस्टम में एंटर होने की इजाजत नहीं है। इसको हम कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसको हम कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जो जिसका सिस्टम है वो सिर्फ उसी में ऐड हो सकता है, किसी और में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसके पास यूजर आईडी पासवर्ड हो, अगर इसके पास ओटीपी आए, अगर इसके पास उसका फिंगरप्रिंट भी आ जाए, तो फिर वो एंटर हो सकता है। तो फिर वो एंटर हो सकता है, फिर एंटर हो सकता है। अच्छा ये उसके पास कैसे आएगा? ये उसके पास आना तो नहीं चाहिए, मगर कैसे आ सकता है? वो चोरी करेगा। बेसिकली वो इदारे में एक ऐसा शख्स है, सुने, इदारे में एक ऐसा शख्स है जो कि इदारे के अंदर रहते हुए इदारे को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको क्या नाम दिया था? इदारे में एक ऐसा शख्स जो कि इदारे में रहते हुए इदारे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इनसाइडर। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, इनसाइडर। तो सर इनसाइडर से बचने के लिए मेरे पास एक टेक्निक होती है, पैम। इनसाइडर से बचने के लिए मेरे पास एक टेक्निक होती है, कौन सी? पैम। पैम कहते हैं प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। पैम कहते हैं प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। पैम ये है कि जिन बंदों के पास एक्स्ट्रा पावर है, जिन बंदों के पास बहुत पावर है, जो बंदे अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैम एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि उनको भी मॉनिटर करता है, उनके सिस्टम को मॉनिटर करता है कि वो लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स खोलते हैं। बेसिकली
वो जो एक्टिविटी सिस्टम पे बैठ के कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी उसका अलग से एक लॉग मेंटेन होता है। उसका अलग से एक लॉग मेंटेन होता है, जिसका मकसद ये है कि हम ये एहसास दिलाएं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। तो ये पैम है, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, कि अगर ऐसा बंदा जो कि प्रिविलेज्ड है, जो कि कंट्रोल्स को बाईपास कर सकता है, अगर वो भी सिस्टम में एंटर हो रहा है, तो उसके भी हम चीजों को, उसकी भी तमाम एक्टिविटी को साथ साथ रिकॉर्ड करते रहेंगे, ताकि हमें पता चले कि वो किन किन फाइल्स को चेंज कर रहा है, किन किन फाइल्स को छेड़ रहा है, कहाँ कहाँ पे अपना कर्सर लेके जा रहा है। फिर उसको जो एक्सेस देनी है ना, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए देनी है। यानी कि ये नहीं कि उसको आपने 100% खुली छूट दे दी, वो जब मर्जी कभी भी जाके किसी को भी छेड़ दे, नहीं, उसको लिमिटेड टाइम के लिए आपने एक्सेस प्रोवाइड करनी है, ताकि वो ताकि वो जो भी कुछ करना चाहे उसी टाइम जोन में रहते हुए करे, उसके पास जो है वो लॉन्ग टर्म इस चीज को छेड़खानी करने की जो कैपेसिटी है वो ना हो। सर उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद क्या आता है? चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। सर पहला पॉइंट है चेंज अप्रूवल प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या है? चेंज अप्रूवल प्रोसेस। सर चेंज अप्रूवल प्रोसेस बेसिकली क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी नया फीचर हो, कोई भी सिस्टम के अंदर चेंज हो, कोई भी नया फीचर आपने इंस्टॉल करना हो, कोई भी आपने हार्डवेयर को चेंज करना हो, किसी भी तरीके से मौजूदा सिस्टम में कोई भी चेंज करना हो, तो उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी है। उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी है। विदाउट अप्रूवल किसी भी चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। विदाउट अप्रूवल किसी भी चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। विदाउट अप्रूवल किसी भी चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, नए फीचर डालने हैं, सिस्टम को चेंज करना है, आप करें, मगर करने से पहले अप्रूवल लें। अच्छा, अप्रूवल किसकी लूं? एक नाम बता दें, अप्रूवल किसकी लूं? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है? मुझे एक नाम चाहिए बस। उसके शुरू में जी आता है। जी के बाद वो भी आता है। हाँ, डेटा गवर्नर। डेटा गवर्नर की मुझे क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। डेटा गवर्नर की मुझे क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। उसके बाद क्या है? टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। सर जो चीजें आप चेंज करना चाहते हैं, क्या चेंज करने के बाद के जो इफेक्ट्स हैं वो देखे बिना आप चेंज कर देंगे? चेंज करने के बाद के जो भी इफेक्ट्स हैं, क्या आप उसको देखे बिना चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग लाइव डेटाबेस में चेंजेस नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग लाइव डेटाबेस में चेंज नहीं करते। आप पहले उस लाइव डेटाबेस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? एक डमी डेटाबेस में। एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक अदर टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और उस टेस्ट इन्वायरमेंट में आप पहले चीजों को ऐड करते हैं, देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। जब आप मुत्तमिन हो जाते हैं, फिर आप उसको लाइव डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मौजूदा सिस्टम का एक बैकअप लेते हैं। वो बैकअप बन जाता है आपका टेस्ट बैकअप या डमी बैकअप। उसमें चेंजेस करते हैं। और जब आपको चेंजेस समझ आ जाए, तो फिर आप उसको लाइव डेटाबेस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट समझ आया? तो टेस्ट में करने का मकसद यही है कि आप चाहते हैं कि पहले आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लें। आप क्या चाहते हैं कि आप पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लें, कि इसको ऐड करने से सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा, इसको ऐड करने से सिस्टम गर्म तो नहीं हो रहा, इसको ऐड करने से इसको ऐड करने से जो है वो मेरी टेक्निक्स ठीक हो रही। हाँ, जस्ट लाइक ईआरपी सिस्टम। फिर मुझे बताइए, हर चीज को रिकॉर्ड में लाना जरूरी है? हर चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या होता है? मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाए? वाई?
हम क्या फायदा उखाड़ लेंगे, उसका ऑडिट करना आसान रहता है। चेंज मैनेजमेंट को देखना आसान है कि किस बंदे ने अप्रूवल दी थी, किसने काम किया, किसने छेड़खानी की। ठीक है। फिर हाँ, उसका ट्रैक रखते हैं कि जनाब हम लोगों ने क्या क्या चीजें चेंज की हैं, उसका क्या इफेक्ट आया, आगे क्या होगा। तो रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी हिस्ट्री को मेंटेन रखना, उसको ट्रैक डाउन रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर मुझे बताइए, क्या आपको बैकअप एंड रिकवरी के बारे में पता है कि व्हाट इज बैकअप? सर बैकअप किसे कहते हैं कि आप अपने सिस्टम की एक कॉपी बना लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी मेन फाइल को कुछ हो जाए, मेरी मेन फाइल करप्ट हो जाए, तो मेरे पास उसकी एक कॉपी मौजूद हो जिसको मैं फौरी तौर पे लाइव डेटाबेस में ले जाऊंगा। अगर मेरी मौजूदा लाइव डेटाबेस क्रैश हो गई है तो मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए जिसको मैं फौरी तौर पे लाइव कर दूंगा, ताकि मेरे जो यूजर है वो खराब ना हो। तो बैकअप एंड रिकवरी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके बाद, इंसिडेंट्स मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट। सर इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फौरी तौर पे उसको मैनेज करना है, उसको आप डिले नहीं कर सकते। अगर आपका सिस्टम डाउन हो रहा है, डाटा ब्रीच हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फौरी तौर पे उसको, फौरी तौर पे उसका इलाज तलाश करें। फौरी तौर पे क्या करें, उसका इलाज तलाश करें। और साथ साथ सिस्टम को क्या करते रहें, साथ साथ सिस्टम को मॉनिटर करते रहें। साथ साथ सिस्टम को देखते रहें कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड जिसकी आंखें हर वक्त चलती रहती। सर अगर आपने कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी, जस्ट लाइक ईआरपी। कि आप पहले देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, अभी आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, फ्यूचर में आपने कहां तक जाना है, वो आप गैप तलाश करते हैं। आप क्या तलाश करेंगे इसमें, सबसे पहले गैप तलाश करेंगे कि आप फ्यूचर में जाना कहां पे चाहते हैं। आप फ्यूचर में जाना कहां पे चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसका गैप एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे कि व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर। जब एक दफा हो गया रिक्वायरमेंट, अब आप उसके मुताबिक क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। अब आप उसके मुताबिक क्या बना रहे होंगे, कोड्स बना रहे होंगे। अब आप उसको क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा कोड्स बन गए, अब उसके बाद बने हुए कोड को क्या रिव्यू करना है, बने हुए कोड को क्या रिव्यू करना होता है, बिल्कुल करना होता है। अच्छा रिव्यू करने के लिए मैं उसको डायरेक्ट लाइव डेटाबेस में लेके जाऊंगे, पहले टेस्ट डेटाबेस बनाऊं। क्या मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए एक डमी डेटाबेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और जब मैं उसको ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर लूं, जब मैं मुत्तमिन हो जाऊं, तो मैं जैसे ईआरपी में था ना गो लाइव कर देना, अब हम क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को लाइव कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे, ताकि ताकि लोग उसके ऊपर काम शाम कर सकें, लोग उसके ऊपर काम शाम कर सकें। अच्छा फिजिकली क्या है, एक्सेस कंट्रोल मुझे बताइए। फिजिकल आप कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं, आपके पास सर्वर्स पड़े हुए हैं, आपने बचाना है, फिजिकली क्या क्या काम कर सकते हैं? हाँ जी। फिजिकली क्या कर सकते हैं, फिजिकली आप लॉक लगा सकते हैं, फिजिकली सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, गार्ड को बिठा सकते हैं, दरवाजे लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स कौन से हैं, ये फेस रिकग्निशन, ये सारे कंट्रोल्स कौन से हैं, एक्सेस कंट्रोल्स। ये सारे के सारे कंट्रोल्स कौन से हैं, एक्सेस कंट्रोल्स। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, तो कभी जल्जला है, कभी आफत है। इसको ओवरकम करने के लिए भाई एकदम से लाइट चली जाए, मेरे पास कंट्रोल क्या है, एकदम से लाइट चली जाए मेरे पास कंट्रोल क्या है, यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। जल्जला आया और मेरा सर्वर दब गया, मलबे में आ गया, मेरे पास इसका बैकअप क्या होना चाहिए, मेरे पास इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए, कि मेरे पास एक सर्वर ना हो,
मेरे पास एक सर्वर ना हो, और अगर एक से ज्यादा सर्वर हैं तो वो एक जगह पे होने चाहिए? नहीं, वो डिफरेंट लोकेशंस पे होने चाहिए, डिफरेंट रीजन्स में होने चाहिए, ताकि अगर एक जगह पे नुकसान हो रहा है तो मल्टीपल जगह पे नुकसान ना हो। अगर एक जगह पे नुकसान हो ही रहा है तो मल्टीपल जगह पे नुकसान ना हो। और तमाम बातों को क्या करना है, रिकॉर्ड करते रहना है थ्रू अ सर्वेलेंस कैमरा, सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा काम आ जाती है। सर जी मुझे बताइएगा, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आता है? यहाँ तक ओके? यहाँ तक कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई डाउट किसी भी तरीके का? ओके डन। अगली बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? सबसे पहला स्टेप है रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके इदारे को कितना और कौन सा रिस्क लग सकता है। फिर मुझे बताइए, बैंक के रिस्क और कॉलेज का रिस्क सेम होंगे? बैंक के रिस्क और कॉलेज के रिस्क सेम होंगे? अच्छा, फिजिकल क्लास का रिस्क और जूम का रिस्क सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने समझना है कि आपके इदारे को कौन सा रिस्क आ सकता है, क्योंकि हर इदारे का रिस्क सेम नहीं होगा। इवन एक इंडस्ट्री में रहते हुए दो कंपनियों का आपस में रिस्क सेम नहीं होता। तो हर इदारे के कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जो कि आपने शुरू में आके आइडेंटिफाई करना है कि उसको साइबर रिस्क है, उसको फिजिकल डैमेज का रिस्क है, उसको ह्यूमन का रिस्क है, उसको रिस्क है किस चीज से, उसको मसला है किस चीज से। फिर आपने देखना है कि उसके मौजूदा सिस्टम में कितनी कितनी वीकनेसेस शामिल हैं। फिर आपने देखना है कि वो करंटली कितना ज्यादा वल्नरेबल है, वो करंटली कितना ज्यादा दबा हुआ है, वीक है। जैसे उसके पास सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, उसके पास सिस्टम्स अनपैच्ड है, उसमें कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। देन आपने इन सिस्टम्स को क्या करना है, उसका इम्पैक्ट असेस करना है। देखना है कि उसमें कौन कौन सा डैमेज छुपा हुआ है, कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके इदारे को कौन कौन सा नुकसान आ सकता है। रेपुटेशनल लॉस आ सकता है, ऑपरेशनल लॉस आ सकता है। जब आपने रिस्क को असेस कर लिया, अगला स्टेप क्या है कि अब आपने कंट्रोल्स को डिजाइन करना है। रिस्क को असेस करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बनाने हैं। सर मुझे बताइए, अगर मैनेजमेंट ही सीरियस ना हो, अगर टॉप मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, तो क्या लो लेवल मैनेजमेंट सीरियस होगी? कभी भी नहीं होगी। कभी भी नहीं होगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ऐसे कंट्रोल्स बनाए जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो कि इतने ज्यादा महंगे नहीं हैं और बिजनेस के साथ मैच करते हो। ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं। आपके कंट्रोल्स होने चाहिए प्रैक्टिकल, आपके कंट्रोल्स होने चाहिए लेस एक्सपेंसिव, और आपके कंट्रोल्स आपके सिस्टम के साथ, आपके बिजनेस के साथ मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक कंट्रोल्स हैं ही नहीं, या वो कंट्रोल्स आपके इदारे के जो नहीं बने और आप खाम खाम उसके ऊपर पैसा जाया कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि आपने कौन सा कंट्रोल लगाना है। तीन तरह के कंट्रोल्स होते हैं: प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, नाम दोबारा से बोलें। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव वो होता है जो कि खराब चीज को सिस्टम में एंटर होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल ना चले तो फिर डिटेक्ट करता रहता है, डिटेक्टिव कंट्रोल के अंदर चल क्या रहा है, गड़बड़ कहाँ कहाँ पे आ रही है। और अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर करेक्टिव कंट्रोल आपको ओरिजिनल हालत में लेके वापस आता है। अब मैं आपसे कुछ कंट्रोल्स बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा प्रिवेंटिव है, कौन सा डिडक्टिव है, कौन सा करेक्टिव है। बैकअप। बैकअप कौन सा है, प्रिवेंटिव, डिडक्टिव के करेक्टिव? ये करेक्टिव है। अच्छा, डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान करेक्टिव है।
भजन करेक्टिव है, डिजास्टर को रिकवर करना, डिजास्टर होने से रोक नहीं रहा, डिजास्टर हो जाएगा बाद में रिकवर करना है। तो ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये करेक्टिव है कि डिजास्टर होने के बाद आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात मुझे बताइए, सिस्टम लॉग्स, सिस्टम लॉग, सिस्टम लॉग, सिस्टम लॉग, सिस्टम लॉग आपको उस सिस्टम में एंटर होने से नहीं रोकता, प्लीज फोकस। सिस्टम लॉग आपको सिस्टम में एंटर होने से नहीं रोकता, प्रिवेंट नहीं करता। सिस्टम में एंटर हो गए, अब वो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा है, तो ये डिटेक्टिव है। ये क्या है? डिटेक्टिव है। गेट पे बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड क्या है? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव के करेक्टिव? या ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव है, ये रोक रहा है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक कंट्रोल को आप दो जगह पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा। अब कैमरा एट अ सेम टाइम प्रिवेंटिव भी है और कैमरा एट अ सेम टाइम डिटेक्टिव भी है। तो कैमरा प्रिवेंटिव भी है और कैमरा डिटेक्टिव भी है। कैमरा प्रिवेंटिव भी है और कैमरा डिटेक्टिव भी है। सर पासवर्ड्स क्या है? पासवर्ड प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है? पासवर्ड्स रोक सकता है, प्रिवेंटिव है। पासवर्ड रोक सकता है, प्रिवेंटिव है। अच्छा, डेटा वैलिडेशन क्या है? डेटा वैलिडेशन चेक, डेटा वैलिडेशन ये भी प्रिवेंटिव है। डेटा वैलिडेशन भी क्या है? प्रिवेंटिव है। अच्छा, ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल डिटेक्टिव है। सिस्टम लॉग हो गया, ऑडिट ट्रेल हो गया, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा क्या है? डिटेक्टिव है। ये डिटेक्टिव है। अच्छा, हवाई जहाज के अंदर पड़ा हुआ ब्लैक बॉक्स क्या है? पता नहीं ब्लैक बॉक्स क्या होता है? हवाई जहाज तबाह हो जाता है, वो ब्लैक बॉक्स तबाह नहीं होता। हवाई जहाज तबाह हो जाता है, वो ब्लैक बॉक्स तबाह नहीं होता। तो क्या ये करेक्टिव है? क्या ये वापस से हवाई जहाज को खड़ा कर सकता है? क्या ये ब्लैक बॉक्स वापस से हवाई जहाज को खड़ा कर सकता है? नहीं ना, तो करेक्टिव नहीं है। इससे आप बाद में डिटेक्ट कर सकते हैं कि हवाई जहाज में हुआ क्या था। तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। तुक्के ना मारे प्लीज, आप में से काफी लोग तुक्के मार रहे बैठे हुए। तुक्का ना मारे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। प्रिवेंटिव क्या है, डिटेक्टिव क्या है, करेक्टिव क्या है? प्रिवेंटिव क्या है, करेक्टिव क्या है और डिटेक्टिव क्या है? सर जब मुझे समझ लग जाए कि मेरे कंट्रोल्स बहुत अच्छे बने हैं, तो क्या मुझे हर कंट्रोल लगा देना चाहिए या मैं पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं? भाई देखें, मेरे पास डेटा है जिसकी वैल्यू है 5 लाख। मेरे पास जो डेटा है उसकी वैल्यू है 5 लाख। मैं उस 5 लाख के डेटा को बचाने के लिए 15 लाख के कंट्रोल्स लगा दूं, क्या ये कॉस्ट बेनिफिट में है या नहीं है? 5 लाख के डेटा को बचाने के लिए 15 लाख के कंट्रोल्स लगा दूं, तो ये मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी की तरह के कंट्रोल्स लगाना सोच सकती है? छोटी कंपनी कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोच सकती। अच्छा जी, अगली बात। जब मैंने कंट्रोल्स को डिजाइन कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है? मैंने कंट्रोल्स को क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? मैंने कंट्रोल्स को क्या करना है? मैंने कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कंट्रोल्स को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कंट्रोल्स को लगाना है, कंट्रोल्स को इंस्टॉल करना है, कंट्रोल्स को लगा देना है, ताकि मेरे कंट्रोल्स लग जाएं और मेरा सिस्टम बच सके। तो मुझे कंट्रोल्स को क्या करना है? डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करते टाइम जो जो चेंजेस आ रही होंगी उसको गाइड करना है, और अगेन इसको टेस्ट किस पे करना है? पायलट डेटाबेस पे, डमी डेटाबेस पे। इसको टेस्ट किस पे करना है? फाइनल फंक्शनैलिटी को हासिल करने के लिए मुझे इसको पहले टेस्ट करना है कि मेरे कंट्रोल्स ठीक से काम कर भी रही है नहीं काम कर रहे। तो वो टेस्ट मैं कैसे करूंगा?
थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट, थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी आवाम को क्या करना है, ट्रेन करना। क्या मुझे इसके लिए अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करना, कि मेरे एम्प्लॉयज को पता हो कि भाई मैंने सिस्टम पे कौन से कंट्रोल लगा दिए। क्योंकि अगर मेरा एम्प्लॉय ट्रेन नहीं है तो मेरे कंट्रोल्स को कौन चलाएगा। तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनको भी सिखाना है, उनको भी क्या करना है, सिखाना है। तो उनमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उनको जिम्मेदारी देनी है, ताकि उनको पता चले कि इदारा उनके लिए क्या कर रहा है। और जब सब कुछ हो जाए, मुझे बताइए, स्टेक होल्डर को आपने हमेशा इन्फॉर्म रखना। ये बात मेरी याद रखिएगा, स्टेक होल्डर वो है जिसका पैसा लग रहा है। और अक्सर स्टेक होल्डर कहते हैं कि यार ठीक है, इदारा चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें ये कंट्रोल्स लगाने की क्या जरूरत है। जब इदारा चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं ये कंट्रोल्स एक्स्ट्रा क्यों लगवाऊं। तो स्टेक होल्डर को आप बताएंगे कि भाई ये कंट्रोल्स करंटली तो आपको ज्यादा फायदा नहीं देंगे, बट इनका फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं है, कब है, लॉन्ग टर्म में है। इनका फायदा कब आएगा, नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आएगा। शायद आपको करंटली शॉर्ट टर्म में ये एक्सपेंस लग रहा हो, मगर इसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और कंट्रोल्स लगाने के बाद उसको साथ साथ क्या करता रहूं, मॉनिटर, क्या करता रहूं, उसको साथ साथ रियल टाइम मॉनिटर करता रहूं। लगाए हुए कंट्रोल्स का क्या करवाऊं, ऑडिट करवाऊं। उसमें देखूं मजीद इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे आ सकती है। और जैसे ही कोई खतरा नजर आए, फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करूं, और उसके ऊपर मजीद अपने प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्ट करूं। सब मुझे बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह का कोई डाउट जहन में आ रहा हो, तो प्लीज बता दें। ऑल ओके है? ऑल ओके। सर, इस चैप्टर की आखिरी बात है, चैलेंजेस इन मैनेजिंग आईटी जनरल कंट्रोल। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस। सर, सबसे पहला चैलेंज क्या है, कॉस्ट। सबसे पहला चैलेंज क्या है, एक इदारा क्यों कंट्रोल्स नहीं लगा पाता, एक इदारा क्यों कंट्रोल्स नहीं लगा पाता, एक इदारा क्यों कंट्रोल्स नहीं लगा पाता, कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट, रिसोर्सेज काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है, एक्सपेंसिव है। रिसोर्सेज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बजट्स ही नहीं होते, बजट्स ही नहीं होते, फिर कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है। कंट्रोल्स को लगाना, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना भी क्या है, मुश्किल है। कंट्रोल्स को आपस में इंटीग्रेट करना भी क्या है, मुश्किल है। और जो आजकल के दौर में नए कंट्रोल्स आए हुए हैं, जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है, उसको तो पहले समझें, उस पर टाइम लगाएं, फिर इंप्लीमेंट करें, उस पर टाइम लगाएं, फिर साथ साथ उसको क्या करते रहें, मॉनिटर करते रहें, उस पर टाइम लगाएं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें पहले कंट्रोल्स को खुद समझना है, खुद समझने के बाद उसके ऊपर हमने उसको लगाना है। तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम रिसोर्सेज, इट विल टेक सम बजट्स, और हमें श्योरिटी भी नहीं है कि ये कंट्रोल जो हम लोग लगा रहे हैं वो ठीक से परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं। फिर कंट्रोल्स लगा के अपने एम्प्लॉयज को क्या देनी पड़ती है, कंट्रोल्स लगा के अपने एम्प्लॉयज को क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और उस ट्रेनिंग के अलग से चार्जेस हैं, उसके अलग से क्या है, चार्जेस हैं। फिर इवॉल्विंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। भाई आजकल के दौर में फिजिकल तो खत्म होता जा रहा है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रहे हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल लाइफ, डिजिटल वर्ल्ड। सर, ऐसे में मुझे बताइए, साइबर के जमाने में मुझे कंट्रोल्स भी फिजिकल चाहिए या डिजिटल चाहिए होंगे। अगर दुनिया डिजिटलाइज हो रही है तो मुझे कंट्रोल्स भी क्या चाहिए, डिजिटल चाहिए। सर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे 4G ही सही से नहीं आता, मैं 5G इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं 5G के ऊपर टेस्टिंग कर सकता हूँ, मैं मशीन लर्निंग कर सकता हूँ, मैं रोबोटिक प्रोसेस चला सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल, एथिकल हैकर्स का।
इसके बारे में जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज एथिकल हैकर्स? हाँ, एथिकल हैकर्स बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जो कि आपकी बेहतरी के लिए आपके सिस्टम में एंटर होते हैं। सुने, एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेकर आती है। वो आपकी बेहतरी के लिए आपके सिस्टम में एंटर होते हैं, उस सिस्टम में वीकनेस तलाश करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि भाई हम आपके सिस्टम में आके हमने ये वाली वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली है, इसको ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एथिकल हैकर्स बन के आते हैं, मगर वो एथिकल हैकर्स नहीं होते। अपने आप को शो क्या करते हैं? अपने आप को शो क्या करते हैं? एथिकल हैकर्स, मगर डेटा को एनक्रिप्ट करके, चुरा के, खामोशी से निकाल के ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपने अपने रूल्स को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना। आपने अपने स्टैंडर्ड्स को कॉन्स्टेंटली क्या करना है? बदलते रहना है। जहां पे हो सके फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है बिटवीन सिक्योरिटी, जो खर्चा हो रहा है, और उसके साथ साथ आपने देखना है कि क्या मेरा यूजर रजिस्ट तो नहीं कर रहा। सर, यूजर रजिस्ट क्यों करेगा? एक यूजर क्यों नहीं चाहेगा कि उसके इदारे में कंट्रोल्स लगे? क्या लगता है आपको, वाई? वो रोक क्यों रहा है, रजिस्ट क्यों कर रहा है? एक तो उसको समझना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा, उसको डर किस चीज का है? उसको डर इस चीज का है कि अगर ये कंट्रोल लग गया तो जो उसको फायदा हो रहा था, जो उसको फायदा आ रहा था, वो फायदा अब खत्म हो जाएगा। तो वो नॉर्मली क्या होता है, अपने आप को काफी ज्यादा रेजिस्ट बना के पेश करता है। अपने आप को काफी ज्यादा रेजिस्टेंट बना के लेकर आता है। तो सर, दिस वाज द चैप्टर नंबर 16। दिस इज द चैप्टर नंबर 16। आई होप कि यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ऐसा ही है गाइस? 16 ओके हो गया? चलो एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं 15 मिनट की। 8:05 में मिलते हैं। 8:05 में मिलते हैं और हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी? और सॉरी, 9:05 में मिलते हैं और एक नया एरिया स्टार्ट करते हैं। ये सारा चैप्टर, ये सारा का सारा चैप्टर मीडियम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है? तो 9 बजे मिलते हैं, 9:05 पे, एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। लेट्स टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक।